आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि उनकी मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। यूँ तो पूजा सिंघल को जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। एक तरफ राज्य सरकार उन्हें गृह कारा एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपने की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर ईडी इसी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। याचिका दाखिल में क्या कुछ कहा गया है, कब पूरे मामले की सुनवाई होगी और ये याचिका कब दायर की गई, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आकाश है। तो आकाश, दर्शकों को बताइए कि ये जी, पूरा मसला क्या है और कब हाँ, ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की और जी, याचिका में क्या कुछ कहा गया है और मुश्किलें बढ़ने की जो बात कही जा रही है, जी, वो किस तरीके की मुश्किलें पूजा सिंघल की अब बढ़ सकती है? क्योंकि अब तो वो जमानत पर बाहर है, जेल से बाहर ही हैं। बिल्कुल। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि झारखंड कैडर की 2000 बैच की चर्चित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। वजह उनकी मुश्किलें बढ़ने की ये है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने रांची के पीएमएलए के विशेष कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इस याचिका में ईडी ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें किसी भी तरह का विभाग राज्य सरकार द्वारा ना सौंपा जाए। आप जानते हैं कि आईएएस अधिकारी किसी विभाग के सचिव होते हैं, बाकी अन्य अन्य तरह का पद भी उनको दिया जाता है। तो ईडी ने कोर्ट से गुजारिश की है कि इनको किसी भी तरह का विभाग ना सौंपा जाए। ऐसा किए जाने से वे मनरेगा घोटाले का जो पूरा केस है उसको वो उसको उसके साथ वो प्रभावित छेड़छाड़ कर कर सकती जी, हैं, उसको बिल्कुल। प्रभावित कर सकती हैं उस पूरे मामले मामले को। अब ईडी चूँकि जा चुकी है, कोर्ट जा चुकी है, पीएमएलए के विशेष कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई है और इस याचिका के विरुद्ध में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने जवाब भी दाखिल कर दिया है और इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो 14 फरवरी 2025 को यानी कि अब से कुछ ही दिनों बाद होनी है। तो आकाश, मैं यहाँ रोकना चाहूँगी कि जिस तरीके से सरकार उन्हें गृह कारा प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपने की तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ अब ईडी याचिका दाखिल करी। हाँ, बावजूद ये चर्चा है कि उन्हें ये विभाग सौंपा जा रहा है। क्या वजह लग रहा है कि देखिए क्यों आखिर उन्हें ये वजहें कई हैं, है ना? आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल बहुत चर्चित मैनेजमेंट में बिल्कुल दक्ष अधिकारी मानी जाती रही हैं। आप उनका उनका जो अब तक का करियर रहा है, आप उस करियर को उठाकर देख लीजिए। बड़े-बड़े पदभार जो हैं उनको दिए जाते हैं। राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण सरकारी ओहदे तक वे रही हैं। इस बात से आप समझ सकती हैं कि सरकार उनको क्यों विभाग देने की तैयारी में है। जब ईडी उनको गिरफ्तार कर रही थी, यानी कि 6 मई 2022 की बात है, जब मनरेगा घोटाले में कथित आरोप में उनको जब गिरफ्तार किया जा रहा था, तब वे किन सरकारी पदों पर थीं? तब किन पद पर वे तैनात थीं? वो तब राज्य की खान सचिव हुआ करती थीं। खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव थीं। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग की सचिव थीं और इसके अलावा अगर आप देखें तो सरकार ने हेमंत सोरेन की सरकार ने उनको क्या ज़िम्मेदारी दी थी? झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की वो प्रबंध निदेशक थीं। मतलब आप समझिए कि आईएएस अधिकारी राज्य में बहुत होते हैं, पर बहुत कम ऐसे आईएएस अधिकारी होते हैं जिनको इतना एक साथ बड़ा में पद इतना एग्ज़ैक्टली इतना बड़ा पद दिया जाता है। ये सिर्फ़ हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान की बात नहीं है। आप रघुवर रघुवर दास के जी, पूर्ववर्ती बिल्कुल। सरकार के बारे में भी बात कर लें, तो उनको कृषि विभाग का सचिव बनाया गया था। तो ज़ाहिर तौर पर सरकार देखती है और कि भई किस आईएएस अधिकारी में वो दक्षता है कि वो अपने काम को ठीक ढंग से संपन्न करा सकें। बात सिर्फ़ इतनी भी नहीं है, बात ये भी है कि खुद नौकरशाह आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का रिश्ता किसी भी सरकार में इस तरीके का रहा है कि उनको मनचाहा पद लोग बताते हैं ऐसा कि उनको मनचाहा पद मिलता रहा है। यानी कि वे इस तरह की रही हैं कि उनके रिलेशन बहुत अच्छे रहे हैं सभी सरकारों से और शायद यही वजह है कि उनको बेहद ही महत्वपूर्ण विभाग मिलते रहे हैं, बड़ा दायित्व राज्य का मिलता रहा है। तो आकाश, ये भी तो हो सकता है ना कि इतने सारे विभाग जब उनको दिए गए थे, बावजूद उनमें इतने सारे घोटाले के आरोप लगे, मनरेगा जी, घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है, हाँ। उसके आरोप लगे, बावजूद सरकार फिर से उन्हें विभाग सौंपने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में तो सरकार पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा, विपक्ष को भी मौका मिलेगा हाँ। इसमें साधने के लिए। देखिए विपक्ष को अब मौका मिले या ये तो बात की बात है, ये तो पॉलिटिक्स है। ज़ाहिर तौर पर विपक्ष में जब भाजपा है तो वो आरोप तो लगाएगी ही, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। आप ये समझिए कि सरकार देखती है कि भाई अब चूँकि उनका निलंबन वापस हो गया है, हालाँकि वो ज़मानत पर बाहर हैं, केस से बरी नहीं हुई हैं। तो जब उनका निलंबन वापस हो गया है, तो ज़ाहिर है कि उनको कोई न कोई तो पद दिया ही जाएगा। जी, अब बिल्कुल। इसके खिलाफ ईडी ने याचिका लगाई है कि भाई उनको किसी भी तरह का विभाग सौंपा ना जाए। मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बता देता हूँ कि भाई आखिर ये मामला क्या है? क्या हुआ पूजा सिंघल के साथ?
21 साल की उम्र में यूपीएससी क्रैक करने वाली पूजा सिंघल, जिन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया, मात्र 21 साल की उम्र में यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करके। एक ऐसी महिला आईएएस अधिकारी जिसने एक आईएएस से ब्याह रचाई, इसके बाद तलाक लिया, इसके बाद एक बिजनेसमैन पल्स हॉस्पिटल के मालिक अभिषेक झा से शादी रचाई और इसके बाद स्थितियां ऐसी बनी कि उनको मनरेगा घोटाले में कथित आरोप में, भ्रष्टाचार के कथित आरोप में जेल जाना पड़ा। इस मामले की शुरुआत कैसे होती है, श्रेया मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ। असल में ये साल 2009-10 के बीच की बात है। बात खूंटी जिले की है। खूंटी जिले में 2009-10 के दौरान बतौर डीसी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल वहां तैनात थी, खूंटी जिले में तैनात थी। वहीं से पहले मनरेगा घोटाले में बड़े हेरफेर की, बड़े घोटाले की सूचना मिली। हुआ ये कि उनके कार्यकाल के, यानी कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के डीसी रहने के दौरान की बात है। उसी दौरान मनरेगा फंड से लगभग 18 करोड़ रुपए के हेरफेर की शिकायत मिलती है। ये तब हुआ जब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल बतौर डीसी थी खूंटी जिले की। उस दौरान उन्होंने कई इंजीनियर को बकायदा उनका संरक्षण प्राप्त था, कई इंजीनियरों को। इसमें राम विनोद सिन्हा एक इंजीनियर हुआ करते थे, कनिष्ठ अभियंता थे। उन्होंने, उनकी भी संलिप्तता इसमें थी। तो ये मामला जो है सबसे पहले निगरानी विभाग में गया, इसकी शिकायत दर्ज हुई और इसके बाद एफआईआर लॉज हुआ और इसके बाद ईडी ने 2012 के आसपास में इस केस पे एफआईआर प्राथमिक जी। एफआईआर दर्ज किया। इसके बाद इस मामले में छानबीन होती रही, पर जो इंजीनियर जो गिरफ्तार हुआ, यानी कि राम विनोद सिन्हा जो कनिष्ठ अभियंता थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किल दिनों की शुरुआत वहीं से होने लगी। कहा जाता है कि इंजीनियर ने ही ईडी को इस बात की जानकारी दी कि ये जो घोटाला हुआ है, इसमें कमीशन जाता था आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को। जी, बिल्कुल। 20% कमीशन की बात इंजीनियर ने स्वीकार की थी। इसके बाद मामला आगे बढ़ा। मामला 2022 तक आया, यानी घोटाले हुए 2011 में, मामले 12 में में इसका एक पटाक्षेप होता हुआ दिखा। हुआ ये कि 6 मई 2022 को आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल सहित उनके कई अन्य 25 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने रेड डाली। अब हुआ यूं कि उन रेड के इलाकों में जहां रेड पड़ा, उसमें एक इलाका जो था, एक जगह जो था, वो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए का ठिकाना था, यानी सुमन कुमार जो सीए हुआ करते थे, बड़े करीबी माने जाते थे। जब इन ठिकानों पर रेड हुआ तो कुल मिलाकर 19 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि या नगद जो है वो ईडी ने बरामद की। बरामद की। इसके बाद देश में तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हुई कि भाई झारखंड काडर की 2022 की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल आखिर है कौन, जी, बिल्कुल। जिनको हर सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत बड़े-बड़े, बहुत महत्वपूर्ण पद मिले हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल बहुत महत्वाकांक्षी नौकरशाह रही हैं और बार्गेनिंग, मतलब हालाँकि ये शब्द तो ठीक नहीं है, पर सत्ता के साथ उनके निकटवर्ती संबंध, उनके निकटतम संबंध हमेशा रहे हैं और इसकी वजह से भी वो कई बार सुर्खियों में रही है। अब हुआ यूं कि 6 मई 2022 को ईडी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की। 19 करोड़ रुपए निकले, देश में सुर्खियां बननी शुरू हुई। सीए सुमन कुमार के साथ ईडी ने पूछताछ की, इसके बाद उसको भी उनके गिरफ्तार पति किया गया। उनके पति अभिषेक झा, आप जानते होंगे, जो लोग रांची के रहने वाले हैं, राजधानी रांची के रहने वाले हैं, बरियातू में पल्स हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के मालिक हैं अभिषेक झा, जो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति हैं। तलाक के बाद अभिषेक झा के साथ, आईएएस के साथ जब शादी हुई, उसके बाद जब तलाक हुआ, तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने अभिषेक झा यानी कि बड़े बिजनेसमैन से शादी रचाई थी। तो उस अभिषेक झा को भी से भी ईडी ने पूछताछ की और इसके बाद आखिरकार 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद वो कोर्ट का चक्कर वहीं से शुरू हुआ। 28 महीनों तक वे लगातार जेल में रही। जेल में तो बंद उन्हें रहे। जमानत कब मिली और निलंबन मुक्त उन्हें कब किया गया आकाश? जी, देखिए कुल मिला के मामला ये है कि जब वो 28 महीने तक जेल में रहीं, तो इस दौरान उन्होंने कई बार जमानत याचिका लगाई, लेकिन हर बार उनकी याचिका खारिज होती गई। आखिरकार 7 दिसंबर 2024 को उनको कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी। देखिए, कई दर्शकों के ज़हन में ये सवाल होगा कि कई बार जब वो जमानत याचिका लगाईं, तो हर बार जमानत याचिका खारिज हुई, तो फिर 28 महीने बाद 7 दिसंबर को उनको जमानत कैसे मिल गई? जी, बिल्कुल। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा यानी कि बीएनएसएस की के नए प्रावधान के तहत हुआ ये कि उस प्रावधान में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है, तो उस जुर्म में मिलने वाली सजा का अगर 1/3 सजा वो काट लेता है, तो उसको जमानत प्रदान कर दी जाती है। इसी बीएनएसएस के नए प्रावधान के तहत वो याचिका लगाई जमानत की और आखिरकार कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया, उनको जमानत मिल गई। जी, पर बिल्कुल। जमानत मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई।
अब ये था, चूंकि आपको याद होगा जब वे गिरफ्तार हुई थी 11 तारीख को, यानी कि 11 मई, संभवतः 11 मई 2022 को जब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनकी गिरफ्तारी के ठीक दूसरे ही दिन सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया था, उनको निलंबित कर दिया था। जी, बिल्कुल। तो चूंकि अब इधर कोर्ट से उनको जमानत मिल गई, तो सबसे पहली सीढ़ी तो ये थी कि उनको सरकार जो है उनका निलंबन वापस ले। तभी चूंकि अधिकारी हैं, तो उनका पदस्थापन कैसे जी, होगा? बिल्कुल। तो आकाश, जब उनको ज़मानत मिली, ज़मानत के बाद कुछ ही दिन के बाद उन्हें निलंबन मुक्त किया गया, तो इसके बाद क्या कुछ हुआ? क्योंकि इस हुँ, दौरान ईडी ने राज्य सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जी, माँग भी की थी। बिल्कुल। तो क्या कुछ हुआ था? उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, इसके बाद हुआ ये कि जब वो जमानत लेकर आ गईं बाहर, जी, बिल्कुल। तो सबसे पहली कड़ी तो ये थी कि चूँकि उनका वो निलंबित हो चुकी थी। आपको याद होगा जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया 11 मई 22 को। 2022 को, जी, बिल्कुल। तब 12 मई 2022 को सरकार ने उनको निलंबित कर दिया। तो जब ये ज़मानत लेकर आईं, तो जब नौकरी पर वो जाएँगी, पोस्टिंग पर जाएँगी, तो ज़ाहिर है कि पहले उनका निलंबन खत्म किया जी, जाएगा। बिल्कुल। तो मुख्य सचिव अलका तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस कमेटी ने एक तरह से राज्य सरकार को अनुशंसा की कि अब उनके निलंबन को, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन को खत्म किया जाए, यानी कि उनको निलंबन मुक्त कर दिया जाए। तो इसके बाद 21 जनवरी 2025 को, यानी आज से कुछ दिन पहले, ये खबर आई कि अब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर दिया गया है। अब निलंबन मुक्त कर दिया गया तो क्या होगा? उनको किसी न किसी विभाग का दायित्व मिलेगा, यानी कि वे अब फिर दोबारा से पोस्टिंग में चली जाएँगी। अब जब उनका निलंबन मुक्त हुआ, तो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना में बताया गया कि भाई, कमिटी ने अनुशंसा की थी, कि वहाँ पे उनका योगदान दे सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, तो कमिटी ने अनुशंसा की कि भाई अब उनको निलंबन मुक्त कर दिया गया, तो अब इनकी पोस्टिंग हुई। तो कार्मिक विभाग में जो है उनका पदस्थापना हुआ। अब राज्य सरकार तैयारी कर रही है कि उनको किसी विभाग का दायित्व दिया जाए। इस तरह की इंटरनल खबरें आ रही हैं जी, बिल्कुल। कि अब जो है सरकार उनको कोई बड़े विभाग का ज़िम्मेदारी सौंप सकती है। अब इसी चक्कर में जब ये खबरें आनी शुरू हुई, तो ईडी ने कोर्ट का रुख किया है, रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट का रुख किया है और याचिका लगाकर कोर्ट से कहा है कि भई, अभी ये केस चल ही रहा है, अनुसंधान भी चल रहा है, इंट्रोगेशन चल रहा है, मामला चल ही रहा है। ऐसा ना हो कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापसी के बाद उनको राज्य सरकार कोई विभाग की ज़िम्मेदारी सौंप दे। ऐसा होने से वो इस केस को पूरी तरीके से प्रभावित कर लेंगे। आपको मालूम है कि जब 21 जनवरी 2025 को, यानी कि आज से ठीक कुछ दिन पहले ही, जब सरकार ने उनका निलंबन वापस लिया, तब 30 जनवरी 2025 को, यानी कि आज से ठीक कुछ दिन पहले ही, उनके निलंबन मुक्त होने के बाद ही ईडी ने राज्य सरकार को पत्र लिखा जी, कि बिल्कुल। आप हमें आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर कार्यवाही करने की अनुमति दें। तो बीएनएसएस की धारा 218 संभवतः ये धारा है, जिस धारा के तहत राज्य सरकार से एक अभियोजन मिलता है, जी, बिल्कुल। स्वीकृति मिलती है कि भाई ईडी जो है वो आप पर कार्रवाई। कार्रवाई कर सकती है। लेकिन अभी तक अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली है राज्य सरकार की तरफ से। तो जब ये मामला गया है, तो इस मामले के जाने के बाद फिर पूजा सिंघल हाई कोर्ट का रुख की और पूजा सिंघल ने कहा कि इस पूरे केस को निरस्त किया जाए, क्योंकि ईडी ने कार्रवाई की मांग की है राज्य सरकार से कि उनको अनुमति दे। यानी ईडी ने अनुमति मांगी है राज्य सरकार से कि हमें कार्रवाई करने की अनुमति दी जाए आईएएस अधिकारी जी, पूजा बिल्कुल। सिंघल पर। क्योंकि पहले ये चीज़ की माँग नहीं एग्ज़ैक्टली। की थी। तो अब 30 जनवरी को चूँकि ये लेटर गया है, इसके बाद अभी तक राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति नहीं दी है आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर, कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी है ईडी को। तो इस लिहाज से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल हाई कोर्ट का रुख की और हाई कोर्ट का रुख करने के बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे केस को निरस्त किया जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने अब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं, प्रदान ईडी को नहीं नहीं की की है। है। तो ये है कुल मामला। तो मा क्या लगता हाँ, है आकाश कि अब जब 14 फरवरी को मामले की सुनवाई होनी है, जिस हाँ। तरीके से ईडी ने याचिका दाखिल की है कि केस को प्रभावित कर सकती है पूजा सिंघल, तो क्या लगता है कि कोर्ट किस तरीके का फैसला सुना देखिए, सकता अब है? कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाएगी, ये तो बहुत कहना मुश्किल है। ज़ाहिर है कि अब इसमें दोनों पक्षों को सुना जाएगा, है ना? अब ये क्या होगा, इस पे कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस फैसले के बाद ही ये तय होगा कि राज्य सरकार उनको किसी विभाग का बड़ा दायित्व उसको उनको सौंपेगी या फिर नहीं। जी, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यही है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल भले ही जमानत पर बाहर हो, लेकिन उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईडी उनके खिलाफ अब कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है कि उन्हें जो विभाग सौंपने की तैयारी राज्य सरकार कर रहा है, अगर उन्हें सौंपा जाता है ये विभाग, तो वो केस को प्रभावित कर सकती है, अपने पद का दुरुपयोग कर सकती है। मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी। अब देखना ये होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ फैसला करता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है शेरतन और हमारे साथ आकाश। शुक्रिया।